You better love me again. You better love me again. हेलो दोस्तों, वेलकम इन एमपीजीके विथ होम। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह आती है कि आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। दूसरा, एमपीपीएससी ने इलेक्ट्रॉनिक्स को हमारे कोर्स में क्यों जोड़ा, और तीसरा, आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना क्या है या इसे किस तरीके से पढ़ा जाए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, महत्वपूर्ण खोज देखेंगे, उसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे और फिर अंतिम में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं आज के हमारे टॉपिक के परिचय को। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से संबंधित है, जिसमें हम इससे जुड़े उपकरण जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट आदि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हम किसी उपकरण जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट आदि में कराते हैं तो इससे हमें जो डाटा मिलता है उनका अध्ययन करना ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दो शाखाएं हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी में सिग्नल जो है वो निरंतर या सतत विद्युत संकेतों के माध्यम से चलते हैं, उदाहरण ट्रांजिस्टर, संवर्धक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में ये बाइनरी संकेतों के माध्यम से चलते हैं। बाइनरी संकेतों का मतलब होता है 0 और 1 का उपयोग करके जिस भाषा को कंप्यूटर समझ पाती है उन संकेतों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई संकेत, है ना। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खोजों की ओर। 1897 भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1904 में जॉन एम्बुश फ्लेमिंग ने पहली निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। 1906 में लीडी फॉरेस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की खोज की, जिसका उपयोग लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों में किया जाता था। 1921 में अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने मैग्नेट्रॉन की खोज की, जिसका प्रयोग बाद में राडार के उपयोग में ज्यादातर क्रांति लाने के लिए किया गया। 1946 में निर्वात नली का प्रयोग कर पहला कंप्यूटर ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर बनाया गया। 1947 में बेल प्रयोगशाला में कार्य करने वाले विलियम शाक्ले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, जिसके फलस्वरूप अब हमें छोटे छोटे रेडियो बाजार में आने लग गए। मोसफेट आखिर है क्या? तो यह ट्रांजिस्टर का एडवांस लेवल माना जाता है, जिसका आविष्कार 1959 में बेल लैब्स में किया गया था। 1958-1959 में पहली आईसी सर्किट यानी आईसी चिप यानी एकीकृत सर्किट रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बी द्वारा विकसित की गई, जिसके तहत आज नए पीसी और मोबाइल का आविष्कार किया जा रहा है, जो आकार में बहुत छोटे होते हैं। 1971 इंटेल 404 पहला माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सी बड़ी क्रांति आई, ऐसा हम कह सकते हैं। 15 जुलाई 2005 को इलेक्ट्रॉनिक की इंटरफेरेंस सेवा शुरू की गई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, पहले एम्पलीफायर की खोज किसने की? विलियम रंटजेन ने, जे थॉमसन ने, लीडी फॉरेस्ट ने, या किसी ने नहीं? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की खोज 1907 में एलडी फॉरेस्ट ने की, जो कि लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों में प्रयोग किया जाता था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका सही आंसर होगा 1970। भारत में होमी जहांगीर भाभा व विक्रम साराभाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्व को समझते हुए 1970 में इसकी स्थापना की और इसके पहले सचिव थे MGK मेनन, और 1970 में ही दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग सर्वप्रथम भारत में किया गया। मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चयनित किया गया? तो ऑप्शन है भोपाल उज्जैन, इंदौर भोपाल,
भोपाल जबलपुर, रीवा जबलपुर। तो इसका अगर हम डिस्क्रिप्टिव देखें तो भारत ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु EHTP यानी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत 1 अप्रैल 1993 को इसे शुरू किया, जिसके तहत भारत में 7 इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को चयनित किया गया, जिसमें कि मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर भी सम्मिलित थे। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं? मिक्सिंग, मैग्नेटिक, मेल्टिंग या डोपिंग? तो दोस्तों इसको डोपिंग कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अर्धचालक होता क्या है। तो अर्धचालक जो ना ही चालक होते और ना ही कुचालक होते हैं, इन दोनों के बीच के का जो भी भाग होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। इसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ये सब अर्धचालक युक्ति कहलाती है। अगली बात आती है डोपिंग। डोपिंग क्या कहलाती है? तो निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि को ही डोपिंग कहते हैं। जब हम IC परिपथ को बनाते हैं यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे डोपिंग का प्रमुख उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश में शुरू किया गया? रूस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। सॉरी, मैंने शायद क्वेश्चन गलत पढ़ा। पहला सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश में शुरू किया? रूस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा रूस ने किया। अगला प्रश्न है प्रेरक ऊर्जा का भंडारण किस रूप में करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, अनुचुंबकीय क्षेत्र या अविद्युतीय क्षेत्र? तो प्रेरक ऊर्जा का भंडारण चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करता है। दोस्तों प्रेरक होता क्या है? तो प्रेरक सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने जीवन काल में कभी हीटर को देखा होगा तो उसमें लगी हुई जो कॉइल है वो प्रेरक की तरह ही दिखाई देती है, जिसमें अगर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि अर्धचालक क्या होता है, जो कि न चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं, इनके मध्य के। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ये सारे जो हैं ये अर्धचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है करंट को कंट्रोल करने हेतु लगाया जाता है प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र या अर्धचालक? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। और अगर प्रतिरोध की डेफिनेशन देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा उपकरण जिसकी मदद से हम करंट को कंट्रोल करते हैं प्रतिरोधक या ट्रांजिस्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है LED डायोड में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को किस रूप में जारी रखता है? न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फोटॉन। अब आप पूछेंगे कि डायोड क्या होता है, LED डायोड क्या होता है? तो दोस्तों डायोड जो कि करंट को केवल एक ही दिशा में जाने की परमिशन देता है। मान लीजिए कि दो नदियां या दो सड़क कहीं से आ रही हों और वहां पे अगर डायोड लगा दिया जाए तो वह एक ही दिशा की तरफ प्रवाहित हो रही होंगी। तो डायोड का काम होता है कि एक ही दिशा में विद्युत को प्रवाहित करना। अब होता है LED डायोड। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब हम इसमें करते हैं तो यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये LED डायोड जो है तो फोटॉन को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के रूप में जारी रखता है। इसका आंसर होगा सेकेंड। जो ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर करता है क्या कहलाता है? प्रेरक, डायोड, संधारित्र या प्रतिरोध? तो इसका सही आंसर होगा संधारित्र। संधारित्र जो है वो ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर रखता है। अब दोस्तों बात आती है संधारित्र। संधारित्र आखिर कहलाता क्या है? तो यह एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी होती है जो बहुत ही जल्दी चार्ज होती है और उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज होती है। इसका मात्रक फैराडे होता है। बारकोड रीडर के इस्तेमाल में किस डायोड का उपयोग किया जाता है? बारकोड आपने बहुत बार मॉलों में देखा होगा, सामान में बारकोड दिया होता है जिसे स्कैन किया जाता है। तो इसको रीड करने के लिए किस डायोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जेनर डायोड, LED डायोड, लेजर डायोड या PN डायोड? तो इसका सही आंसर होगा लेजर डायोड।
तो लेजर डायोड आखिर में होता क्या है? तो लेजर डायोड ये एलईडी डायोड की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें प्रकाश की जगह लेजर का उपयोग किया जाता है। मतलब एलईडी में हम क्या करते थे, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते थे तो प्रकाश का उत्सर्जन होता था। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की जगह लेजर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड डायोड की तरह ही बिजली को एक दिशा में प्रवाहित करता है, लेकिन वोल्टेज एक लिमिट के ऊपर हो जाने पर या ज्यादा हो जाने पर यह उसी दिशा में उल्टा इसको करंट को प्रवाहित करने लगता है। मतलब उल्टा उसी दिशा की ओर भेजने लग जाता है। इसे जेनर डायोड कहते हैं। पीएन डायोड क्या होता है? पी और एन जंक्शन पर आधारित होता है। यह केवल एक दिशा में धारा को प्रवाहित करता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन ने, फ्लेमिंग ने, ली डे फॉरेस्ट ने या विलियम शॉकले ने? तो ट्रांजिस्टर, इसका सही आंसर होगा विलियम शॉकले ने। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर आखिर होता क्या है? ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्रयोग से बना एक अर्धचालक होता है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और विद्युत शक्ति को एम्पलीफाई करने में किया जाता है। इसकी जो खोज है 1947 में बेल प्रयोगशाला में विलियम शॉकले द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो अभी मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है, क्योंकि ना ये चालक के भांति कार्य करते हैं और ना ही कुचालक के भांति कार्य करते हैं। तो इन्हीं से मिलकर ट्रांजिस्टर बना होता है, अतः ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक पदार्थों से बना होता है, मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? दोस्तों ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक गोला होता है और उसमें 3 बड़ी बड़ी लंबी लंबी तीर की तरह लाइन लगे टर्मिनल लगे होते हैं। एक होता है बेस जो कि ट्रांजिस्टर को एक्टिव करता है, दूसरा होता है कलेक्टर जो कि पॉजिटिव चार्ज देता है, और तीसरा होता है एमीटर जो होता है वो निगेटिव चार्ज देता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन की बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिकी की मुख्यतः कितनी शाखाएं? तो इलेक्ट्रॉनिकी की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। पहला होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी, दूसरा होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी में निरंतर सिग्नलों का उपयोग किया जाता है, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में बाइनरी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 2। आईसी चिप के अन्य नाम क्या है? सूक्ष्म चिप, माइक्रो सर्किट, सिलिकॉन चिप या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। दोस्तों आईसी चिप का निर्माण 1958 में रॉबर्ट नॉइस और जैक किर्बी के द्वारा किया गया था और इसे इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर की शक्ति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क अगर प्रोसेसर को कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसमें लाखों ट्रांजिस्टरों का उपयोग करके ट्रांजिस्टरों को उपयोग किया जाता है और आईसी सर्किट जो है वो इसी की मदद से बनी होती है, और प्रोसेसर की शक्ति जो है उसको हम गीगाहर्ट्ज से नापते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी सेकेंड, गीगाहर्ट्ज। आईसी परिपथ के कितने प्रकार होते हैं? आईसी परिपथ के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और मिक्स्ड। एनालॉग परिपथ जो होता है वो इनपुट और आउटपुट किसी भी प्रकार का अगर परिपथ है तो वो सतत श्रेणी में ही कार्य करेगा। डिजिटल में बाइनरी नंबर के आधार पर यह कार्य करता है, मतलब 0 और 1 की तरह। 1 का मतलब हाई और 0 का मतलब लो। मिक्स्ड परिपथ जो होते हैं, मिक्स्ड परिपथ में क्या होता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों परिपथ मौजूद होते हैं। वर्तमान में डिजिटल परिपथ सबसे ज्यादा प्रचलित है। डेका कोर में कितने प्रोसेसर सीपीयू कोर होते हैं? तो प्रश्न आता है पहले कि प्रोसेसर कोर क्या होता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक गणना करने वाली चिप लगी होती है जिसमें प्रोसेसर की गति निर्भर करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 6, 8, 10 या 12। तो दोस्तों डेका कोर में प्रोसेसर सीपीयू कोर 10 होते हैं, और अगर हम इनके पूरे कोरों की बात करें तो डुअल कोर में 2, क्वाड कोर में 4, हेक्सा में 6, ऑक्टा में 8 और डेका में 10 होते हैं।
तो इसका सही ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10 यानी ऑप्शन 3। वर्तमान में आईसी परिपथ की कौन सी पीढ़ी उपयोग में लाई जा रही है? एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, ये यूएलएसआई। तो इसका सही आंसर होगा यूएलएसआई। तो दोस्तों अब इनका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बना था एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ट्रांजिस्टर्स जो लगे हुए थे वो 1 से 10 तक लगे हुए थे। दूसरा बना एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या 10 से 500 तक थी। तीसरा बना एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या 500 से 20,000 थी। अगला बना वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या 20,000 से 10 लाख तक थी। अगला बना यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें ट्रांजिस्टर की संख्या मोर देन 10 लाख थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूएलएसआई, जो कि वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव कौन बनाया गया था? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी और इसके पहले सचिव एमजीके मेनन को बनाया गया था। डीओईएसीसी का नोडल विभाग कौन सा है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, सूचना विभाग या शिक्षा विभाग? तो इसका सही आंसर होगा सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। इसका ऑप्शन आप 2 और 3 दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग आए तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ही इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आखिर डीओईएसीसी है क्या? तो निजी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था और इसका जो नोडल विभाग है वो है सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग। प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन अक्टूबर 1973 में इलेक्ट्रॉनिक आयोग के द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, 1973। आखिरी प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सर्किट को बिजली से होने वाले नुकसान से बचाती है क्या कहलाती है? रेक्टिफायर, इन्वर्टर, फ्यूज या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर होगा फ्यूज, क्योंकि दोस्तों फ्यूज जो है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सर्किट को बिजली से होने वाले नुकसान से बचाती है। बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। 1950 स्वतंत्रता के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्व को जहांगीर भाभा तथा विक्रम साराभाई ने समझाया। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई तथा पहला ट्रांजिस्टर का प्रयोग भारत में प्रारंभ हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में 30% से लेकर 35% तक की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 25 अक्टूबर 2012 को बनाई। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए गए। देश के 7 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर में मध्य प्रदेश के भोपाल व जबलपुर को चुना गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यह टॉपिक समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत मुझसे मिस्टेक हो गई होगी तो प्लीज उन मिस्टेकों को आप इग्नोर करिए और अगर आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और इसकी अगली सीरीज बहुत ही जल्द आप सबके सामने फिर से हाजिर हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।